नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान, जिला अलवर, थाना खरेली और मोहल्ला खेड़ली। बात 8 जून 2025 की सुबह करीब 4 बजे की है। एक व्यक्ति जिसने अपना नाम गब्बर सिंह बताया, उसने थाने को फ़ोन किया कि साहब मेरे भाई की हत्या हुई है और आप लोग तुरंत आ जाइए, क्योंकि उसकी पत्नी और पत्नी के घर वाले उस बॉडी का या उस शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल जो एसएचओ थे थाने के, धीरेन्द्र सिंह, वो आए मौके पर। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह आए मौके पर और उन्होंने देखा कि चारपाई पर या पलंग पर मृतक जो थे वो पड़े हुए थे। शरीर पर उनके कुछ खरोंच के निशान थे, एक दांत टूटा हुआ था। उनकी पत्नी जो उस दिन साथ में थी और 9 साल का एक बच्चा साथ में था, पत्नी से उन्होंने पूछताछ की कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा साहब शाम को देर से आए थे और खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए और ऐसा लगता है कि इनको साइलेंट हार्ट अटैक आया है। पुलिस ने कहा ये किसने बताया। उन्होंने कहा जब मैं सुबह 4 बजे देखने गई इनको उठाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह इनको जाना था, तो इनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने अपने जेठ और जेठानी को फ़ोन किया, वो लोग आ गए और उसके बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। लोग उन्हें उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खैर पुलिस ने उनकी बात सुनी और प्राइमा फेसी लगा कि ऐसा हो सकता है, और महिला जिस हिसाब से अपना बयान दे रही थी, पुलिस को लगा नहीं कि ये इसमें कोई दूसरी बात हो चुकी होगी। बहरहाल पुलिस ने जब मृतक के भाई ने ये शंका अपनी बताई कि साहब हमें शंका है और ये देखिए इसका एक दांत टूटा हुआ है, साइलेंट हार्ट अटैक में दांत टूटने का कोई मतलब नहीं है और खरोंच के निशान हैं, लिहाजा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। पुलिस ने फ़ौरन लाश को सील किया, सील करके उसे पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एसएचओ भी चौकन्ना हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। जांच में ये आया कि साहब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है और ऐसा लगता है कि सफोकेट भी किया गया है। पुलिस ने फ़ौरन जो उसके मृतक के भाई के की तहरीर पे या उसकी कंप्लेंट पे हत्या की एक एफआईआर दर्ज की और फिर आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए कि क्या हुआ होगा, कौन आया था। बहरहाल कुछ क्लू उनको मिले, लेकिन सबसे बड़ा क्लू दिया घर में उनके बेटे, 9 साल के बेटे ने, नाम जिसका लेना उचित नहीं है। फिर पुलिस ने सब चीज़ें बताई। सबसे पहले बच्चे से पूछा गया, उसको अलग लाया गया चूँकि नाबालिग था, जुवेनाइल था, और उनसे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनसे पूछताछ के लिए सादी वर्दी में लोगों को लगाया गया, उससे पूछताछ की गई। बच्चा 9 साल का था, लेकिन फिर जब उसने बताना शुरू किया तो उसमें कोई झिझक नहीं दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि रात में अचानक पलंग पर कुछ आवाज़ सी मुझे महसूस हुई, मेरी नींद खुल गई और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि काशी अंकल पापा का मुंह तकिए से दबाए हुए हैं, बाकी 2 लोग पकड़े हुए हैं उन्हें और मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई है। थोड़ी देर में मुझे लगा कि शायद ये मेरे पापा को मार रहे हैं। मैं उनकी तरफ भागा तो काशी अंकल ने मुझे रोका, मुझे गोद में उठाया, फिर मुझे धमकाया। मम्मी ये सब चुपचाप देखती रहीं और फिर बच्चे ने आगे कहा कि मम्मी ने ही
पापा को मरवाया है। ये बात उस बच्चे ने बार बार पुलिस वालों को बताई। अब पुलिस के पास भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई थी। उन्होंने जानकारी करनी शुरू की, पहले पूछताछ की और फिर ये देखा कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों ये पत्नी अपने पति को इस तरह से किसी दूसरे के थ्रू मरवाएगी। तो ये पता लगा, पहले इन दोनों के हिस्ट्री के बारे में पता किया गया, तो पता ये लगा कि इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। ये दोनों ही अपने अपने पति मतलब अपने अपने काउंटर पार्ट को छोड़ चुकी थीं। और अनीता एक परचून की दुकान पर बैठती थी और पास में ही एक ठेले पर कचौड़ी का ठेला लगाता था वीरू। वीरू अनीता की दुकान पे सामान लेने के लिए जाया करता था और उन लोगों में आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई और धीरे धीरे बात होते होते इन लोगों का आपस में प्रेम प्रसंग चला और फिर शादी कर ली। ऐसा पुलिस को सभी लोगों ने बताया वहाँ कि साहब इन लोगों ने लव मैरिज की थी। अब बच्चे ने जिन काशी अंकल की बात बताई थी, उन काशी अंकल को भी पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि ये काशी कौन है। सीडीआर से उनके बारे में सब बातें पता की और फिर पता लगा कि काशी जो है वो रहने वाला वहीं पास का है। उसका नाम काशीराम प्रजापत है। वो सूर्य नगर कॉलोनी खेरली का रहने वाला था और उसके साथ जो आदमी था उसका नाम था ब्रजेश जाटव, जो कलवाड़ी का था। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। फिर इन दोनों ने बताया, जैसे काशीराम ने बताया कि साहब मेरी इस महिला से बहुत पहले से जान पहचान है और मेरे दोनों के प्रेम संबंध हैं, लेकिन इस बीच में अनीता ने ये डिसाइड किया कि वो वीरू से शादी करेगी। मैंने उसमें कोई अड़चन नहीं डाली क्योंकि अनीता ने ये कहा कि मैं जनरल स्टोर यानी परचून की दुकान पर बैठती हूँ, लोग यहाँ आते हैं, उनकी निगाहें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, शादी कर लूँगी तो कम से कम वीरू को भी सब लोग जानते हैं, तो जो इधर उधर के लोग मेरे ऊपर ख़राब निगाह से देखते हैं उनका ऐसा करना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे तुम्हारे जो संबंध थे वो चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच में किसी ने वीरू को ये बात बता दी कि काशीराम और तुम्हारी पत्नी के बीच में संबंध हैं, ये लोग अभी भी मिलते हैं। वीरू ने ये बात तस्दीक करनी चाहिए अनीता से कि आखिरकार ये जो लोग बता रहे हैं, लोग क्या बताते हैं आप जानते हैं कि आते जाते लोग फप्तियाँ कसते हैं, बताते हैं, दूसरों से कहलवाते हैं कि आज दोनों कहाँ देखे गए, फलां जगह देखे गए। कुछ दिन तक तो वीरू ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अनीता से पूछा तो अनीता को लगा कि शायद इसको हमारे और काशीराम के बीच चल रहा जो प्रसंग है उसकी जानकारी हो गई है। काशीराम को ये बात बताई गई कि अगर कहीं से इसने वेरीफाई कर लिया तो हम लोगों का मिलना जुलना बंद हो जाएगा। काशीराम ने फ़ौरन अपने साथ के लोगों से संपर्क करके उन्हें 2 लाख रुपए की सुपारी दी कि कैसे भी करके इसे रास्ते से हटाना है और हमारा जो पहले से इनका संबंध है वो चलता रहना चाहिए। फिर उस दिन की बात, जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन वो पति पत्नी अपने पुराने मकान से दूसरे घर पर आए थे। प्लान के अनुसार पत्नी ने ही दरवाज़ा या मेन गेट खुला रखा था। प्रेमी और 4 अन्य युवक बाइक से आए, घर में घुस गए और वीरू की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पत्नी बगल में खड़ी खड़ी देखती रही। सुबह 4 बजे पत्नी ने नाटक करना शुरू किया। परिवार के लोगों को बताया कि पति की तबीयत खराब है। अपनी जेठानी और जेठ को फ़ोन किया। वो लोग भाग के आए, पड़ोसी भी आए और वीरू को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन तभी वीरू के भाई गब्बर को, उसने जब लाश को देखा कि उसमें एक दांत टूटा हुआ है, शरीर में खरोंच के निशान हैं, उसे शक हो गया। उसने सीधे पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और उसका शक तब सही साबित हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। बहरहाल
पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जो वहाँ के एसएचओ थे धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने भी बताया, और डीएसपी ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इन तीन लोगों को, अनीता को, कांशीराम प्रजापति और ब्रजेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 3 और लोग जो फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया, या बल्कि डीएसपी ने ये बताया कि जो पत्नी थी वो बार बार इस तरह की कहानी सुनाती थी कि ऐसा लगता था कि जो ये कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है। उसका कहना था कि ये स्वाभाविक मौत हुई है, इसकी साइलेंट हार्ट अटैक इसे पड़ा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सब बातें खारिज हुई और उसके बाद ही अनीता को पुलिस ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आज की घटना देखिए, आज फिर बेचारे एक पति की हत्या हो गई। इस तरह के मामलों की जैसे बाढ़ आ गई हूँ मैं बराबर। इस बीच में पिछले 2 महीनों में जाने कितनी आपको इस तरह की हालिया घटनाओं के बारे में मैंने बताया है, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। और जिस रफ्तार से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं नई जनरेशन में, यानी खासकर लड़कों में, शादी की सोचने से पहले, शादी के बारे में विचार करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। ये कहानी नीले ड्रम से जो शुरू हुई और फिर थमने का नाम नहीं ले रही है। राजा रघुवंशी की हत्या ने तो देश भर में हलचल पैदा कर दी, और अब ये कहना मुश्किल हो गया कि शादी में ऐसा क्या हो रहा है कि पति निशाने पर हैं, पतियों की ही हत्या हो रही है। शादी के बाद भी, मतलब जो कारण समझ में आता है कि शादी के बाद भी प्रेमी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और लड़कियां भी पुराने प्रेम से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ये एक समझ लें मनोवैज्ञानिक कारण होते जा रहे हैं। पता किसी को लगना नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब मोबाइल के जरिए हो रहा है। घर में अगर पति है और पत्नी की किसी से संबंध हैं तो वो मोबाइल से उसके संपर्क में है। पति जब घर के बाहर जाता है या सो जाता है, लंबी लंबी बातें हो रही हैं, पति को बेचारे को कानों कान खबर नहीं है। आज के केस में जैसे वीरूस का मतलब कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जान उसकी चली गई। देखिए, राजा सोनम से इतर वीरू और अनीता के बारे में अगर आप सोचें तो उन दोनों की पहली शादी हो चुकी थी। दोनों अपनी अपनी शादी छोड़कर, मतलब अपनी शादी से दूर होकर या अलग होकर एक दूसरे के साथ लंबे समय से मिलते रहे, और उसके बाद उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि शादी करना नहीं चाहती थी लड़की, जैसे सोनम में कहा गया कि शादी करना नहीं चाहती थी और ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी गई, इसलिए पति की हत्या हो गई। मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो कुंडली मिलाने वाली बात है, अब ये बीते ज़माने की बात हो गई है। शादी करने से पहले ये ज़रूरी है कि लड़का लड़की के घर वाले शादी से पहले दोनों के सीडीआर की एनालिसिस करवा लें। कुंडली मिलाने से अच्छा सीडीआर मिलवा लें। ये पता लग जाए कि कौन शादी से पहले किसके किसके कहाँ कहाँ से कैसे संबंध हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी कर ली जाए। उनके बारे में पूछ लिया जाए कि अब शादी तय होने जा रही है या अब हम शादी करेंगे, लेकिन इनका क्या होगा, इनसे किस तरह के रिलेशन हैं। तो कम से कम ये तो होगा कि छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को पता है कि दोनों के बारे में दोनों के घर वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि किसका किससे कहाँ क्या चल रहा है। तो इस तरह की बात नहीं होगी जो नीले ड्रम में सीमेंट में लोग जमा दिए जा रहे हैं। अच्छा, कल जो है किसी ने जनसंख्या विस्फोट पर एक कहा कि साहब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इस पर भी एक वीडियो बनाएं। इसके अलावा पहले आप देखते होंगे टिप्पणियों में लिव इन रिलेशन की साइकोलॉजी के पीछे क्या है, क्यों लिव इन रिलेशन में लड़कियां ही मारी जा रही हैं। और अब जो ये आया है कि शादी के तुरंत बाद प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या जो की जा रही है, इस तरह के अब विषय सामाजिक विषय हो गए हैं। अपराध के साथ साथ
ये सामाजिक विषय इसलिए हो गए हैं कि समाज में इस तरह की जो सोच में या संस्कृति में जो कहते हैं एक अलग बातें हो रही हैं, ये विषय सामाजिक हो गए हैं और हमारे सुधी श्रोता इन अलग अलग विषयों पर सुनना चाहते हैं। बहुत से विषयों के बारे में लोग कहते हैं कि साहब इस पर साइबर क्राइम पे बहुत डिटेल में लोग जानना चाहते हैं, और रिलेशंस के बारे में, नाबालिग बच्चों के अपराध के बारे में जानना चाहते हैं, नाबालिग बच्चों के प्रेम संबंधों के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या है, ऐसा क्या है। जैसे कल किसी ने सवाल किया था कि साहब हम बच्चों को कैसी संस्कृति दें, आखिरकार हम उनमें संस्कार कैसे पैदा करें। अगर ये कहा जाता है कि साहब बच्चे संस्कार से भटक गए हैं, मोबाइल के ज्ञान पर आधारित हो गए हैं, तो वो कैसे, तो ये गंभीर विषय हैं और सामाजिक विषय हैं। और पिछले कई महीनों से हमारे सुधी श्रोता ऐसे विषयों पर बात करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए या अपनी राय देने के लिए कह रहे हैं। आप सभी लोगों ने कमेंट्स में देखा होगा। मैं भी 1 महीने से ये सोच रहा हूँ कि हर अपराध में जब इस तरह की कोई बात आती है तो मैं आपको आज की घटना में उसका जिक्र करता हूँ, लेकिन ऐसे विषयों में जो समसामयिक हैं, ऐसे विषयों का जो बहुत ज्वलंत हैं, ऐसे विषयों पर जो आज की परेशानी है या आज की ज़रूरत है, इस पर भी कुछ किया जाए। मैंने अपने लोगों से जानकारी की तो ये पता लगा यूट्यूब में आप को एक और चैनल इसी नाम से या इसी एल्गोरिथम में एक और चैनल चलाने की इजाज़त है, एक और चैनल आप बना सकते हैं। तो मेरे विचार से अब रोज़ वाला चैनल तो संभव नहीं है कि रोज़ हम आपको ऐसे विषयों पर एक एपिसोड दें, लेकिन हफ्ते में एक, अगर कोई गंभीर विषय आ गया है तो हफ्ते में 2 इस तरह का एक अलग चैनल में किस्सा गोई से के साथ जुड़ा हुआ, यानी हमारी ही जो आईडी है उस पर जो दूसरा चैनल बनेगा। मैंने अपने मित्र जो वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं इस समय हमारे साथ, जयप्रकाश के जाने के बाद आशीष सिंह, उन्होंने ही बल्कि सुझाया कि साहब इतनी डिमांड आ रही है या इतना लोग कह रहे हैं, एक अलग से कोई छोटा चैनल बना दीजिए जिसमें इस तरह की डिमांड जब ज़्यादा हो तो उस विषय पर किसी के साथ बैठ के या आप स्वयं उस बारे में जो लोग जानना चाहते हैं तो वो बता दें। तो पहला ही जो वाक्य आया कि साहब इस चैनल का नाम क्या रखा जाए, चलेगा तो वो किस्सा गोई के नाम से ही, चैनल आईपीएस राजेश पांडे के नाम से जब कभी खोला गया था, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो किस्सा गोई से इतर समसामयिक चर्चाओं के लिए या समसामयिक बातों के लिए, समसामयिक विषयों पर या बहुत ज्वलंत विषयों पर, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आप देखिए उस बीच में कितने कमेंट्स आए कि साहब आप इस पे भी क्यों नहीं बोलते हैं। ये तो अब ये उस समय उत्पन्न स्थिति पर अगर बात करनी हो या उस पर कोई एपिसोड बनाना हो तो ऐसे चैनल का नाम क्या होना चाहिए। हमारे सुधी श्रोता सब बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं, ज़्यादातर इनमें से बहुत गहन विचार करते हैं, टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल का क्या नाम रखा जाए जिसमें इस तरह की समसामयिक बातों को लेकर एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बनाए जाएं जिनकी आप डिमांड करते हैं, फिर 1 बार किया जाए या 2 बार किया जाए। अकेले जैसे मैं हमेशा बाकी क्राइम के बारे में करता हूँ वैसा करूँ या किसी विशेषज्ञ के साथ करूँ, क्योंकि क्राइम के बारे में लगातार इतने सालों से हर दिन बताते बताते मुझे ये लगता है कि कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें भी की जाएं, उनको भी तरजीह, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल वाजिब है। तो अगली बार या जब आप ये देखें तो हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दें कि इस तरह के नए चैनल का क्या नाम होना चाहिए और क्या उसकी, आप जानते हैं कि मैं सब जो भी इसमें मैंने बदलाव बीच बीच में किए हैं अपने सुधी श्रोताओं से पूछ के किए हैं, उनकी राय पर किए हैं। जैसे थंबनेल का क्या उस पर लिखा जाना चाहिए, उसकी वीडियो की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सब विषयों पर जो हमारे सुधी श्रोताओं ने कहा मैंने उसको फॉलो किया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये विचार मेरे मन में आया है, अगर ये विचार सही है तो इसको किस तरह से अमली जामा इस पर पहनाया जाए
कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आपकी जो ये चिंता है या आपकी जो बात है उसको मैं पूरा कर सकूं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।